नमस्कार। आज हम चार्ल्स डिकेंस के मशहूर उपन्यास ए टेल ऑफ टू सिटीज की एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा पर बात करने वाले हैं। देखते हैं इस क्लासिक कहानी से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत शायद उपन्यास की सबसे जानी मानी पंक्ति से करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था। ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं है, ये पूरे उपन्यास का मतलब उसके विरोधाभासों का सार पकड़ लेती है। सही कहा, ये पंक्ति एकदम माहौल बना देती है। कहानी हमें ले जाती है 18वीं सदी के लंदन और पेरिस, वो भी फ्रांसीसी क्रांति के बिल्कुल बीच में। काफी उथल पुथल वाला दौर था। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत भी काफी नाटकीय है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की बैस्टिल जेल से रिहाई होती है, वो भी पूरे 18 साल बाद। सोचिए, 18 साल, और फिर उनका सामना होता है अपनी बेटी लूसी से, जो बेचारी उन्हें मरा हुआ समझती थी। क्या इमोशनल पल रहा होगा। हाँ, और यहीं से मतलब कहानी के सारे धागे जुड़ने लगते हैं। लूसी की शादी चार्ल्स डार्ने से होती है। ये चार्ल्स डार्ने जो है वो असल में एक फ्रांसीसी अभिजात है, लेकिन उसने अपनी पहचान, अपनी विरासत सब छोड़ दी है। अच्छा। और एक और अहम किरदार है सिडनी कार्टन, लंदन का वकील, बहुत काबिल पर कुछ खोया हुआ सा। हाँ बिल्कुल। काबिलियत बहुत है पर जिंदगी से जैसे निराश हो चुका है, और वो लूसी से आप कह सकते हैं एक तरफा प्यार करता है। ये किरदार कहानी की जान है असल में। और फिर कहानी पहुंचती है फ्रांस के उस दौर में जिसे आतंक का शासन या रेन ऑफ टेरर कहते हैं। वो हिस्सा तो पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत ही इंटेंस है। और बिना स्पॉइलर दिए कहें तो यहीं पर व्यक्तिगत त्याग और मुक्ति का एक बहुत ही मार्मिक मोड़ आता है। सिडनी कार्टन का किरदार, जैसा आपने कहा, खास है। समीक्षा क्या कहती है उसके बारे में? उसका सफर कैसा दिखाया गया है? समीक्षा बताती है कि कैसे वो एक हारे हुए दिशाहीन इंसान से एक हीरो में तब्दील होता है। लूसी के लिए उसका प्यार उसे एक मकसद देता है, एक नई दिशा देता है। और उसकी वो आखिरी लाइन तो खैर, ये कहीं बेहतर काम है जो मैं कर रहा हूं उससे जो मैंने कभी किया है, वो वाकई दिल पर असर करती है। डिकेंस के सबसे यादगार किरदारों में से एक। कमाल का चरित्र चित्रण। चार्ल्स डार्ने भी दिलचस्प है, मतलब अपने आदर्शों के लिए सब कुछ छोड़ देना। और लूसी मैनेट, समीक्षा उन्हें कैसे देखती है? उन्हें कहानी का भावनात्मक केंद्र कहा गया है ना? जी बिल्कुल, करुणा और भावनात्मक शक्ति का प्रतीक। लेकिन समीक्षा ये भी मानती है कि शायद डिकेंस ने उन्हें कुछ ज्यादा ही आदर्शीकृत, मतलब परफेक्ट बना दिया है। अच्छा। जरूरत से ज्यादा पवित्र। हाँ, कुछ ऐसा ही। मतलब क्रांति की जो क्रूर सच्चाई है और बाकी किरदारों की जो जटिलता है, उसके सामने लूसी कभी कभी थोड़ी सपाट लग सकती है, पर वो उम्मीद की किरण भी है कहानी में। और डॉक्टर मैनेट, उनकी कहानी जुल्म के असर को दिखाती है ना। बिल्कुल, सालों के कैद का जो मानसिक असर होता है वो उनके किरदार से साफ झलकता है। और फिर हैं मैडम डिफार्ज। मैडम डिफार्ज, बदला लेने की आग में जलती हुई। समीक्षा क्या कहती है उनके बारे में? समीक्षा उन्हें क्रांति के अंधेरे पहलू का प्रतीक मानती हैं। वो दिखाती हैं कि कैसे बदले की भावना इंसान को अंधा बना देती है, उतना ही क्रूर जितना वो जालिम जिसे वो हटाना चाहती है। उनकी वो बुनाई जिसमें वो नाम बुनती जाती है। हाँ, वो बुनाई तो एक भयानक प्रतीक बन जाती है। दुश्मनों के लिस्ट दिखाती है कि कैसे प्रतिशोध न्याय का रूप ले लेता है और फिर सब कुछ तबाह कर देता है। तो मतलब डिकेंस इन किरदारों के जरिए बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं। क्रांति और सामाजिक अन्याय पर समीक्षा का क्या कहना है? डिकेंस का क्या रुख था? देखिए, डिकेंस दिखाते हैं कि क्रांति क्यों हुई। सालों का अन्याय था, शोषण था, लेकिन वो क्रांति की हिंसा को ग्लोरीफाई नहीं करते, उसका महिमा मंडन बिल्कुल नहीं करते। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि डिकेंस असल में चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, जब बदला न्याय की जगह ले लेता है तो क्रांति खुद एक नया आतंक बन सकती है। वो अमीरों की क्रूरता की भी आलोचना करते हैं और क्रांतिकारियों के पागलपन की भी। और इसी माहौल में सिडनी कार्टन का बलिदान और भी ज्यादा मायने रखता है ना, मुक्ति का प्रतीक। बिल्कुल। समीक्षा इसे उपन्यास का दिल मानती है कि कैसे निजी प्रेम और त्याग जो है वो सामूहिक नफरत और हिंसा पर जीत हासिल कर सकता है। ये रिडेम्पशन या मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। और वो जीवन में वापस बुलाए जाने वाला आइडिया भी तो है, रिकॉल टू लाइफ। हाँ, वो बार बार आता है। डॉक्टर मैनेट का कैद से लौटना, कार्टन का भावनात्मक पुनर्जन्म, ये सब दिखाता है कि अंधेरे के बाद भी उम्मीद है, बदलाव मुमकिन है। डिकेंस की लिखने की शैली भी तो कमाल की है। भाषा बहुत काव्यात्मक है। जी हाँ, भाषा बहुत रिच है, माहौल बनाने वाली।
और प्रतीकों का इस्तेमाल, जैसे हमने बात की मैडम डिफार्ज की बुनाई, गिलोटीन की वो लगातार आवाज, पेरिस की भीड़ का उन्माद। हाँ, और वो दो शहरों का विरोधाभास, लंदन और पेरिस, कार्टन और डाने की शक्लों का मिलना। बिल्कुल, ये सब कहानी को गहराई देते हैं, कई परतें जोड़ते हैं। समीक्षा ये मानती है कि शायद शुरुआत थोड़ी धीमी लगे कुछ पढ़ने वालों को, पर अंत तक पहुंचते पहुंचते जो भावनात्मक असर होता है वो शानदार है। तो कुल मिलाकर समीक्षा की नजर में उपन्यास की सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? गहरे और जटिल किरदार, खासकर कार्टन का विकास, नैतिकता से जुड़े मुश्किल सवाल जो ये उपन्यास उठाता है, कहानी का भावनात्मक क्लाइमैक्स और ऐतिहासिक माहौल का चित्रण। और कमजोरियां? धीमी शुरुआत और लूसी का आदर्शीकरण। हाँ, मुख्य रूप से यही। इसीलिए समीक्षा ने इसे 9 on 10 की एक बहुत मजबूत रेटिंग दी है। तो ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों, प्रेम, त्याग और राजनीति का एक बहुत गहरा ताना बाना है। डिकिंस ने बड़ी खूबी से व्यक्तिगत कहानियों को बड़े सामाजिक बदलावों के साथ जोड़ा है। बिल्कुल सही है। ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है।